नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्षेत्रीय दलों की, विशेष रूप से उन क्षेत्रीय दलों की जो एक परिवार की प्रॉपर्टी बनकर रह गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे दल हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश से शुरू करें, तो समाजवादी पार्टी है, बड़ी पार्टियों की मैं अगर बात करूं। बिहार में आपका राष्ट्रीय जनता दल है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, पंजाब में अकाली दल बादल है, अ, आप तमिलनाडु में जाएँगे तो वहाँ पर आपका डीएमके है, महाराष्ट्र में शिवसेना थी या अभी है, थी क्या? वो उद्धव गुट के नाम से जानी जाती है, तो शिवसेना है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है। अब जो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री हैं, तो अब उनका आगे क्या होता है, अभी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल उन्होंने जो पार्टी बनाई है, वो वाईआरएस कांग्रेस, वो उन्होंने अपने पिता के नाम पर ही बनाई है। तो हम बात करने वाले हैं कि क्या ये पार्टियाँ वास्तव में उस तरह से एक राजनैतिक दल के रूप में काम कर पाईं, जिस तरह से इन्हें करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। परिवार के अलावा जो राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कर रहे लोग थे, उनको उनकी क्षमता के हिसाब से मौके देने चाहिए, क्या इन्होंने ऐसा किया? तो ज़्यादातर ने ऐसा किया नहीं है, इसीलिए इनको पारिवारिक पार्टियाँ कहा जाता है। तो इन पारिवारिक पार्टियों की जो दीवार थी, वो अब दरक रही है। अब दीवार कैसे दरक रही है? तो हम शुरू कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, चूँकि उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी थी, तो पार्टी खड़ी करने की वजह से उनका जो प्रभाव था पार्टी पर वह बहुत ज़्यादा था और उसका जो जनता पर प्रभाव था, मतलब पार्टी का जो जनता पर प्रभाव था वह भी बहुत ज़्यादा था और इसलिए मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरे। जनता ने उनको बहुत ज़्यादा सहयोग भी दिया, खास तौर से उनकी जो जाति है यादव, वह पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी हो गई। यादव लोगों की आबादी भी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में ये हुआ कि जब मुलायम सिंह यादव लोक दल में थे या लोक दल से अन्य दलों में अन्य दल बनाते हुए, अन्य दलों का हिस्सा होते हुए, जब उन्होंने अंत में समाजवादी पार्टी बनाई, तो वो यादवों के नेता नहीं थे। वो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के नेता थे और इस पिछड़ों का नेता होने के कारण उनको बहुत बड़ी सफलता मिली। बाद में जब 1991 में ये बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिमों के को अपने साथ जोड़ा या यूँ मुस्लिमों के हिमायती बनकर वो खड़े हुए, तो उसके बाद मुस्लिम भी उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ गया। तो मुलायम सिंह ने एक बहुत मजबूत पार्टी खड़ी करके दी अखिलेश यादव को। बस यहीं से सारी समस्या शुरू हो गई। यहीं से ये पार्टी, हालाँकि पहले से ही इसे परिवार की पार्टी कहा जाने लगा था, लेकिन यहाँ से ये पार्टी पूरी तरह से परिवार की पार्टी के रूप में प्रचारित हो गई और प्रचारित क्या हो गई, स्थापित हो गई। परिवार के मैक्सिमम सदस्य विभिन्न राजनैतिक पदों पर बैठ गए। पार्टी में पूरा प्रभाव जो था, वो परिवार के लोगों का था। वो शिवपाल सिंह यादव हों, वो रामगोपाल यादव हों, वो मुलायम सिंह हों, उसके बाद उनके भतीजे कई सारे राजनीति में आ गए। तो इस तरह से बहुत सारी लोकसभा सीटें, बहुत सारी विधानसभा सीटों पर उनके परिवार के, और परिवार के मतलब बिल्कुल नज़दीक के, लड़का, भतीजा, बहू, भाई, इस तरह के लोग हावी हो गए। तो पार्टी परिवार की पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी थी, यानी कि वो पारिवारिक पार्टी बन गई। 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो उस समय तक मुलायम सिंह एक बेहद मजबूत पार्टी
खड़ी कर चुके थे उत्तर प्रदेश में, जो अपनी ताकत से लगभग 225 सीटें लेकर के बहुमत पाई थी। तो ये 225 कोई छोटी संख्या तो होती नहीं, बड़ी संख्या होती है 400 में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। तो 225 सीटों के साथ जिस पार्टी को मुलायम सिंह ने अखिलेश को सौंपा था, अखिलेश ने लगभग 2 साल के अंदर 2014 में पार्टी की हालत यह कर दी कि लोकसभा की केवल 5 सीटों पर, यानी कि मोटा-मोटा हिसाब जोड़ा जाए तो करीब 4% सीटों पर, सॉरी माफ कीजिएगा, लगभग 6% सीटों पर मुलायम सिंह की पार्टी चुनाव जीतने में सफल हो पाई 2014 में। और जब 2017 के चुनाव आए तो विधानसभा में भी पार्टी की स्थिति बहुत नहीं सुधरी और केवल 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई। और उसके बाद से लेकर के आज तक, 2014 और 2017 के चुनाव के बाद से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी उस मजबूती को नहीं पा पाई है। भले ही उसकी वोट शेयर में बड़ा इजाफा हो गया हो, उसकी कुछ सीटें भी इस बार के विधानसभा चुनाव में बढ़ गई हों, लेकिन धरातल पर पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में नहीं आ पा रही है कि वह सत्ता पा सके। और जो मैंने दीवार दरकने की बात करी, तो वो तो मुलायम सिंह के सामने ही दरकने लगी थी। मुलायम सिंह खुद अपने बेटे से अलग हो गए थे। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। बाद में जब उन्होंने देखा कि नहीं, मेरी दाल कहीं नहीं गल रही है, और अखिलेश को भी लोगों ने समझाया कि अगर ये साथ में आ जाते हैं तो कुछ मजबूती आएगी पार्टी में, तो दोनों एक साथ मिल गए। और अभी भी जो स्थिति है उसमें अखिलेश और शिवपाल सिंह के बीच में बहुत ज्यादा बात बन नहीं रही है, ऐसा माना जा रहा है। जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बात आ रही है खुल निकल करके, वो बदायूं सीट से शिवपाल सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाने को लेकर के आ रही है। शिवपाल सिंह खुद भी कह चुके हैं कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, और मुझे लड़ा दिया गया तो लड़ूंगा तो है ही, लेकिन मैं इच्छुक नहीं था। इसका मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको बदायूं से चुनाव लड़ाया गया है। यानी कि पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा अब भी नहीं है, पार्टी में दरार पड़ी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं उस राजनीतिक दल की जिसकी वजह से आज मैंने ये शो किया या ये वीडियो बनाया। वो दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आज की तारीख में सर्वे सर्वा है, वो हैं शिबू सोरेन। उन्हें आज आप वयोवृद्ध नेता भी कह सकते हैं। और एक समय था जब झारखंड के लिए शिबू सोरेन एक आंदोलन चला रहे थे, और उस आंदोलन में उनको जनता लगभग भगवान की तरह पूज रही थी। लेकिन शिबू सोरेन के कुछ कारनामे ऐसे रहे कि शायद उन्होंने वो सम्मान खोया। लेकिन आज मैं उनके सम्मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि पार्टी कैसे दरक रही है। शिबू सोरेन ने, जब उनको किसी मामले में शायद सजा भी हुई है, जेल तो खैर गए ही हैं, जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी पार्टी की बागडोर अपने मंझले बेटे हेमंत सोरेन के हाथ में दी। उनके बड़े बेटे का निधन हो गया है। उनके बड़े बेटे की पत्नी सीता सोरेन, वह भी राजनीति में आ गई। अभी हाल में जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो हेमंत सोरेन चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन परिवार में एक इस बात को लेकर के कलह की स्थिति हो गई। हेमंत सोरेन की भाभी यानी कि सीता सोरेन, वो चाहती थी कि अगर परिवार से किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, या परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना है हेमंत के बाद, तो वो मुझे बनाया जाना चाहिए। यद्यपि उस पर बात नहीं बनी, और चंपई सोरेन नाम के एक उनके पुराने सहयोगी हैं, तो उनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो परिवार के अंदर एक गांठ थी, वह बड़ी होती चली गई। और कल शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, और वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई। अब राजनीतिक आरोप अलग अलग तरीके के लगते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो
पार्टी में माफ कीजिए, हेमंत सोरेन की पत्नी को जो अहमियत मिल रही थी, शायद उनका नाम कल्पना है, तो कल्पना को जो अहमियत मिल रही थी, उस अहमियत से वो नाराज थी। उनको लग रहा था कि परिवार में ही मुझे दरकिनार किया जा रहा है, जबकि परिवार की छोटी बहू को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और इसके चलते वो पार्टी छोड़ करके बाहर आ गई। उसका राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इससे एक बात साफ हो गई है कि पार्टी अभी टूटेगी। जो लोग पार्टी के विधायक, खासतौर से जो आदिवासी लोग हैं, वो जो हेमंत सोरेन की या शिबू सोरेन की इस नीति से सहमत नहीं है कि पार्टी में पहले आपने लड़के को आगे बढ़ाया और फिर उसी लड़के की बहू को आप प्रमुखता दे रहे हैं, तो उससे एक नाराजगी आती ही है। और वो पार्टी में एक दरार क्या, अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जब बड़ी बहू निकल करके दूसरी पार्टी में चली गई, तो मतलब दरार तो बहुत स्पष्ट हो गई है। तीसरी हम बात कर लेते हैं बाल ठाकरे की। बाल ठाकरे एक बहुत बड़े नेता हुए महाराष्ट्र में। यद्यपि राजनीतिक रूप से उन्होंने उन्हें कोई बड़ी सफलताएं बहुत ज्यादा मिली नहीं, लेकिन नाम उनका बहुत हुआ। बाल ठाकरे ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी पार्टी का वारिस मेरा बेटा नहीं होगा, बल्कि जो मेरी पार्टी का वारिस होगा वो मेरा बेटा होगा। यानी कि वो कहना ये चाहते थे कि हम अपनी पार्टी को परिवारवाद पर आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उस समय उनका कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पर था। लेकिन सब जानते थे कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की अपेक्षा राजनीतिक रूप से ज्यादा एक्सपोजर पाए हुए थे, ज्यादा अच्छा बोलते थे, उनके अंदर ज्यादा नेतृत्व क्षमता थी, सब कुछ था। लेकिन बाल ठाकरे ने अपने अंतिम समय में जो पार्टी की बागडोर है, वो अपने बेटे यानी उद्धव ठाकरे को दी। उन्होंने राज ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया, बल्कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने चुना उद्धव ठाकरे को, और वहां से पार्टी में विघटन हुआ, और पार्टी कम बल्कि परिवार में विघटन हुआ, और राज ठाकरे पार्टी छोड़ करके चले गए। जहां तक मुझे याद है, यह घटना 2005 की है, 5 या 6 की। तो राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी, उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शुरू में उस पार्टी का कुछ प्रभाव दिखता था, लेकिन चूंकि एक पार्टी चलाना और एक बड़े राज्य में पार्टी चलाना एक बड़ा काम होता है, तो वो चाहे आप संसाधनों का अभाव कह लीजिए, या शुरू में बाल ठाकरे का जीवित रहना कह लीजिए, कि जब जहां बाल ठाकरे रहे वहीं पर पार्टी का बहुमत बना रहा, और एमएनएस के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं गए, लेकिन पार्टी टूटी। बाल ठाकरे की एक बहू भी है, वह भी आमतौर पर परिवार के और पार्टी के विरोध में खड़ी रहती हैं। बीच में कुछ ऐसा सुनने को आया था कि शायद बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ समझौता हो जाएगा, और दोनों एक बार फिर से एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी कल ही इस बात की चर्चा ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ा कि राज ठाकरे शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि शिवसेना पर बहुत ज्यादा इस चीज का प्रभाव पड़े। इसके अलावा जो परिवार वाली बात है, तो उसमें आप देखिए, उद्धव ठाकरे, जो बाल ठाकरे ने किया वही उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अघोषित रूप से शिवसेना की, मतलब जिसे अब शिवसेना यूबीटी कहा जाता है, उसकी कमान अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सौंप रखी है। और ये कमान उन्होंने लगभग, जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले से ही सौंप दी थी। तो पार्टी में उद्धव ठाकरे के बाद अगर कोई निर्णय करता है, और उद्धव ठाकरे ज्यादा, चूंकि वो बड़े रिलैक्स आदमी हैं, तो वो इन सब चक्करों में बहुत पड़ते नहीं है। तो पार्टी के जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, वह ज्यादातर आदित्य ठाकरे की मर्जी पर डिपेंड करते हैं, और इसी का परिणाम हुआ कि एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर चले गए। तो वो भी पार्टी टूट गई, पार्टी में बुरी तरह से विघटन हुआ। पहले कई बार हुए थे, लेकिन वो छोटे छोटे थे। पहले परिवार में विघटन हुआ,
राज ठाकरे से माफ़ कीजिए, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग-अलग हो गए, बाल ठाकरे से अलग चले गए राज ठाकरे। और अभी जो लगभग साल भर पहले जो विघटन हुआ, उसमें पार्टी ही पूरी की पूरी चली गई। यहाँ तक कि पार्टी का नाम और निशान भी ठाकरे परिवार से छिन गया। तीसरी हम बात करते हैं शरद पवार की। शरद पवार ने तो खैर हमेशा मौका परस्ती का काम किया है। उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को कभी बहुत बड़ा नहीं कर पाए। कुछ जिलों की पार्टी बनकर रह गई महाराष्ट्र में। और उसमें उन्होंने पहले अपने परिवार को आगे बढ़ाया, जिसमें अजीत पवार थे, उनके एक और भतीजे थे। अभी सुनते हैं कि उनका एक पोता जो है वो उसमें पॉलिटिक्स में आगे आ गया है। और जो समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो उसमें उन्होंने अपनी पुत्री को आगे बढ़ाने का काम किया। और वो इस स्तर तक पहुंच गया कि अजीत पवार, जो कि प्रदेश भर में संगठन का काम देखते थे, वो नाराज हो गए और उन्होंने पार्टी तोड़ दी और उन्होंने अपना एक अलग घटक बना लिया। और आज की तारीख में वह अलग घटक ही असली एनसीपी है और उसका चुनाव निशान भी अजीत पवार को मिल गया है। तो वो भी पार्टी टूट गई। इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में एम करुणानिधि ने एक पार्टी बनाई। उनके कितने बेटे मुझे नहीं पता, लेकिन 2 बेटों के बीच में इस चीज़ को लेकर के झगड़ा हुआ कि पार्टी का प्रमुख कौन बनेगा, पार्टी कंट्रोल कौन करेगा। यद्यपि एक बेटी भी उनकी राजनीति में है, लेकिन बेटी एमके स्टालिन के साथ में रही, बड़े बेटे का मुझे नाम याद नहीं है। तो एमके स्टालिन और उनके भाई, वो शायद बड़े हैं, तो उनके दोनों के बीच में एक झगड़ा रहा और वो पार्टी छोड़ कर के चले गए। यद्यपि वहाँ पर अभी ये स्थिति नहीं आई है कि पार्टी टूट में कोई बड़ी टूट हो जाए। एमके स्टालिन ने पार्टी को पूरी तरीके से संभाल लिया और आज की तारीख में डीएमके पर एमके स्टालिन का पूरा कंट्रोल है। और जो एम कनिमोझी हैं, वो उनका साथ दे रही हैं। तो अभी बड़ा विघटन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक छोटा विघटन हो चुका है कि एम करुणानिधि का एक बेटा शुरू-शुरू में कुछ राजनीतिक शक्ति के साथ अलग हो गया। वह ज़्यादा सफल शायद नहीं हुआ है, कल को हो भी सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से एमके स्टालिन का बेटा पार्टी पर कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद वहाँ पर जो बड़े राजनैतिक नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो यह महसूस करते हैं कि शायद उनकी उपेक्षा हो रही है। और इसके चलते कल को अगर डीएमके में कोई बड़ा विद्रोह हो जाए, तो बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक आप बात करेंगे प्रकाश सिंह बादल की, तो प्रकाश सिंह बादल के रहते ही जो अकाली दल था, उसमें कई बार विघटन हो चुका है। उनके भाई थे पार्टी में, वो छोड़ कर के गए। उनके भतीजे थे, कहा जाता है कि वो ज़्यादा अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जैसे राज ठाकरे और बाल ठाकरे वाला मैटर था, वैसा ही। तो वही प्रकाश सिंह बादल और अ, जो प्रकाश सिंह बादल के भतीजे थे, उनके बीच में हुआ और वो छोड़ कर के चले गए। प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर बादल को कमान सौंप दी और उसका नतीजा ये हुआ कि एक अपेक्षाकृत कम राजनीतिक समझ वाले व्यक्ति के हाथ में जब पार्टी की कमान आई, तो उसने पार्टी का बंटाधार कर दिया। और पंजाब में आज अकाली दल के खिलाफ शायद 2-4-5% भी लोग ऐसे नहीं हैं, जो अकाली दल के पक्ष में बोलने वाले हों। शायद 95% तक लोग अकाली दल से नाराज रहने वाले लोग हैं। और पिछले 10 सालों में अकाली दल की स्थिति पंजाब में इतनी खराब हो गई है कि आज जब कोई राजनीतिक विश्लेषक वहाँ की परिस्थितियों की जांच करता है, तो वो अकाली दल को काउंट ही नहीं करता है। अभी लोकसभा चुनाव में सर्वे आ रहे हैं, कोई अकाली दल की गिनती नहीं कर रहा है। अब आपके बचते हैं ममता बनर्जी और लालू यादव। ममता बनर्जी चूंकि अभी उनकी पहली पीढ़ी का ही नेतृत्व चल रहा है, इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन इस तरह की चर्चाएँ अक्सर आती रहती हैं कि अभिषेक बनर्जी पार्टी पर कब्ज़ा चाहते हैं। वो
अब शायद अपना प्रभाव छोड़ने भी लगे हैं और बताया जाता है कि पार्टी के ज़्यादातर निर्णयों में अभिषेक बनर्जी का प्रभाव रहता है, उनकी ही चलती है। उससे भी उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो नाराज़ रहते हैं। देखिए आगे क्या होता है। अगर बात लालू प्रसाद यादव की करें, तो लालू प्रसाद यादव का तो कहना ही क्या। मुझे लगता है कि अगर वो कुछ साल और राजनीति में सक्रिय रहते, जो उन्हें चारा घोटाले में सज़ा के बाद वो नहीं रह पाए, अगर वो रहते तो शायद जो उन्होंने क्रिकेट टीम तैयार की थी, वो पूरी की पूरी टीम विधायक और सांसद होती। लालू यादव लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप, छोटा बेटा तेजस्वी, बेटी मीसा भारती, ये सब राजनीति में हैं और अब सुन रहे हैं कि उनकी एक और बेटी रोहिणी, वो भी राजनीति में कूदने वाली हैं। आगे चल के कुछ और बच्चे भी आएंगे राजनीति में, हो सकता है कुछ दामाद भी आए। तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से पार्टी को अपनी परिवार की जागीर बनाया है, उतना तो शायद किसी ने नहीं बनाया है। एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे रामविलास पासवान ने खड़ा किया था। आप उसकी दुर्दशा देखिए कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद रामविलास पासवान का बेटा चिराग और उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, दोनों के बीच में इस तरह पार्टी को लेकर के झगड़ा हुआ, पार्टी पर कंट्रोल को लेकर के झगड़ा हुआ कि उस समय, क्योंकि पशुपति पारस जो थे वो लंबे समय से राजनीति में थे, उनके राजनीतिक संबंध ज्यादा थे और उन्होंने नीतीश कुमार का भी उपयोग किया और नीतीश कुमार के दबाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस को केंद्रीय कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। पशुपति के साथ पार्टी के 6 में से 5 सांसद चले गए और पार्टी पर उनका एक तरह से कब्जा हो गया। यद्यपि उनका सिंबल फ्रीज हो गया, पार्टी का नाम फ्रीज हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी पर कंट्रोल उस समय स्थापित हो गया पशुपति पारस का। आज स्थिति ये है कि पशुपति पारस को उसी बीजेपी ने जिसने अपनी कैबिनेट में शामिल किया था, आज दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। क्योंकि जनता जिसके साथ होती है, समर्थन जिसके साथ होता है, लोग उसको पहचानते हैं। पशुपति पारस ने केवल रामविलास पासवान के नाम का उपयोग किया था, उन्हीं के नाम पर वो चुनाव जीतते रहे थे। उनकी कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। हाँ, लंबे समय से राजनीति में थे तो संबंध थे लोगों से, उसका उन्होंने लाभ उठाया और 6 में से 5 सांसदों के साथ पार्टी पर कब्जा कर लिया। आज स्थिति ये है कि एनडीए में बिहार में जिन पार्टियों ने में सीट शेयरिंग हुई है, उसमें से पशुपति पारस को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली है चुनाव लड़ने के लिए। तो ये पारिवारिक दलों का दरकता साम्राज्य है। इस पर आप लोग भी विचार करें। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।